जी अस्सलाम वालेकुम। कैब 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 84। आज के लेक्चर में चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें होम असाइनमेंट दी गई थी, उसमें अगर कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लमेटिक वो डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और केस स्टडीज। सबसे पहले बताइए, होम असाइनमेंट दी गई थी, कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट की है? हाथ उठाइए। शाबाश, गुड। होम असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये एक दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करने को कहा है। क्वेश्चन 22 डिस्कस करते हैं। कह रहा है XYZ लिमिटेड इज रिव्यूइंग इट्स सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अप्रोच। द कंपनी CEO वांट्स टू अलाइन इट्स रिपोर्टिंग विद ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क्स। यानी कह रहा है हम अपने जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की किसी ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक करेंगे and contribute to globally sustainability initiative. Advise XYZ Limited on the key framework, यानी की फ्रेमवर्क कौन से हैं जो ग्लोबली एप्लीकेबल हैं। गोल्स इट शुड कंसीडर बेस्ड ऑन रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट। दो चीजें पूछ रहा है। एक ये पूछ रहा है कि ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, और फिर क्या पूछ रहा है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं कोई सस्टेनेबिलिटी के? क्या, हाँ जी, दो बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, एक GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव और दूसरा कौन सा है? IFRS में है। IFRS में कौन सा है? S1 S2 IFRS के साथ कंप्लीमेंट करता है। जो GRI स्टैंडर्ड है ये तो वॉलंटरी है, ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये कंपल्सरी है। GRI वॉलंटरी है। तो ये दो ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से रिलेट करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी का? बताइए कि अगर सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव वही जो हमने स्टडी किए सारे, जैसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स, लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इसके अलावा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से बताए, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से क्लीनर एनवायरनमेंट, ठीक है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ठीक है, तो वो रेगुलेटरी कंप्लायंस। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली फोकस करना है आपने कि जो सस्टेनेबिलिटी में डायरेक्ट मकसद होता है, यानी सस्टेनेबिलिटी के जो स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं उन पे हमने फोकस करना बताते हुए, जिसमें हम रिसोर्सेज की बात करेंगे, जिसमें हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, सोशल, जो ESG फ्रेमवर्क में हमने पढ़े थे ना पैरामीटर्स, उनको हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? और फिर कंपनी को क्या करना चाहिए इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए? मॉनिटरिंग भी पीरियडिकली करते रहना चाहिए। ये एडवाइस है हमारी। तो उसने पूछा क्या इस क्वेश्चन के अंदर? उसने आपसे दो ग्लोबल स्टैंडर्ड पूछे सस्टेनेबिलिटी के, और पूछा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ज़ाहिर है यही होना चाहिए कि ESG फ्रेमवर्क के अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं उनको कंप्लाई करना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? बाकी क्वेश्चन इजी थे, उसमें ज़्यादातर क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन थे, वो कर लिए। आपको कल क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम थी, अब ठीक है, क्लासिफिकेशन हो रही है अब फैक्टर्स की। ओके, चलिए, गुड। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है पेस्टल एनालिसिस, और ये हमारे 3 चैप्टर्स पे फैला हुआ है पेस्टल एनालिसिस। मैं ओवरव्यू आपको दे दूं, पेस्टल एनालिसिस है क्या। तीन चैप्टर्स हैं हमारे पेस्टल एनालिसिस में। चैप्टर 1 और चैप्टर 2
ये बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। पेस्टल एनालिसिस है क्या? पेस्टल एनालिसिस ये है, इससे पहले आपको याद होगा हमने मैनेजमेंट में मैनेजरियल लेवल के पोर्शन में डिफरेंट थ्योरी स्टडी किया, डिफरेंट मॉडल स्टडी किया। क्लियर? इसमें कुछ मॉडल ऐसे थे, हर मॉडल एक डिफरेंट लेवल पे वर्क करता है। एक मॉडल है जो कि ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे ऑपरेट करता है, वो कौन सा है? पेस्टल उसे बोलते हैं हम, पेस्टल। ठीक है, पेस्टल से क्या मुराद? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स। पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस वर्क करता है एक ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल पे। यानी आपने किसी भी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे डिसाइड करेंगे एज इंटरनेशनल इन्वेस्टर कि किस कंपनी का एनवायरनमेंट आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है? उसके लिए फ्रेमवर्क कौन सा यूज होगा? पेस्टल एनालिसिस। हर क्वेश्चन, बिजनेस क्वेश्चन का आंसर एक मॉडल में है। किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है? पेस्टल एनालिसिस। अच्छा, कंट्री डिसाइड कर लिया, इसके बाद इंडस्ट्री है, किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है? इसका आंसर कौन सी थ्योरी देगी हमें? इसका बताइए, किस इंडस्ट्री में, कौन सी इंडस्ट्री कंपेटिटिव है? पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो कौन सी, ये कौन सी इकोनॉमी, कौन सी कंट्री, फिर कौन सी इंडस्ट्री? ये कौन सा है? पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। वो हमें इंडस्ट्री क्या बताता है? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल जरा क्विकली बताइए। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हमें ये बताता है कि कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा कंपेटिटिव है और कौन सी इंडस्ट्री लेस कंपेटिटिव है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पे प्रॉफिट अर्न करना उतना ही मुश्किल होगा। तो 5 फोर्सेस मॉडल हमें बताता है कि किन फोर्सेस के मार्केट में होने की वजह से कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। कंपेटिटिवनेस का मतलब कंपटीशन बढ़ता है, मार्केट में जितना कंपटीशन ज्यादा उतना ही प्रॉफिट कम। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी इंडस्ट्री में हमें जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन है भाई कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, कोई किस प्रोडक्ट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। भाई इंडस्ट्री हमने डिसाइड कर लिया, कोई भी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है? बिल्कुल होती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दी थी, कोक पेप्सी की एग्जांपल ले लीजिए। पेप्सी क्या उसकी एक ही प्रोडक्ट है? नहीं, बहुत सी प्रोडक्ट्स है। बेवरेजेस बेसिकली तो बेवरेजेस कंपनी है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट्स बहुत सी है। फॉर एग्जांपल लेज भी है, मिनरल वाटर भी है, और भी अदर प्रोडक्ट्स। इस तरह नेस्ले है, जूसेस है, मिल्क है, वाटर है, चॉकलेट है। तो कंपनीज की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है, हमने किस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है ये हमें कौन से वाला मॉडल बताता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं, बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स हमें बताता है प्रोडक्ट लेवल का एनालिसिस कि हमें एक कंपनी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो किस प्रोडक्ट्स को हमने कैसे ट्रीट करना है। क्या हर प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटजी हमारी सेम होती है? वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन के ऊपर। और बीसीजी मैट्रिक्स आपको याद होगा, ये हमारा कौन से वाला फ्रेमवर्क होता है? 2x2, जो किन दो हाँ जी, जो दो क्लासिफिकेशन किन दो बेसिस पे होती है? क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है? रिलेटिव मार्केट शेयर और ग्रोथ। शाबाश, बिल्कुल। चलिए फिर इसके बाद आगे मजीद डिटेल में चलते हैं। अब ये तो बहुत सी प्रोडक्ट्स को डील करता है। अगर एक प्रोडक्ट हो तो क्या उसमें भी स्ट्रेटजी स्टार्ट से पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सेम होनी चाहिए? नहीं, वो डिपेंड करता है उसकी लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट, नेक्स्ट हमारी थ्योरी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, याद है आपको? ठीक है, ये एक कुछ मेजर हमारे मॉडल्स थे जो हमने स्टडी किए थे। फिर इसके बाद हमने ये स्टडी किया था कि अगर हम अपने आप को अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन देखना चाहते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत से, ये इंडस्ट्री 5 फोर्सेस मॉडल हमें ये कहता है कि आप इंडस्ट्री को कैसे चूज करेंगे। अगर हमने एक इंडस्ट्री को चूज किया तो क्या उसमें हम ही अकेले पर्सन होंगे, सप्लायर होंगे या मैन्युफैक्चरर होंगे जो ऑपरेट कर रहे होंगे? और भी बहुत सी कंपनीज होंगी।
तो हमारी उस इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपनीज। अगर हम कंपेयर, जैसे क्लास में आप बैठते हैं तो आपके जहन में ये भी एक होता है कि क्लास में मैं कितने नंबर पे हूँ, दूसरे स्टूडेंट की निस्बत मुझ में क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये जब हम अपने स्ट्रेटजिक पोजीशन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि हमारे में क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है दूसरों की निस्बत, तो इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के बाद एक मॉडल और भी है इसमें, जो क्या है बेसिकली स्वॉट एनालिसिस। क्या बताता है कि जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं, अब पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल से इंडस्ट्री का पता चल गया, इंडस्ट्री में एंट्री ले ली, अब इस इंडस्ट्री में दूसरे कंपेटिटर्स की निस्बत हमारे अंदर क्या प्लस है, क्या माइनस है, दूसरे कंपेटिटर्स में क्या प्लस है, क्या माइनस है। याद है स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस किस चीज की एब्रीविएशन है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और इसमें अप्रोच क्या होती है, वो हमें कोई केस स्टडी देता था और क्या कहता था, क्लासिफिकेशन करो। उस इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते थे हम भला? हाँ, कि क्या हमारे पास है, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या था, क्या, हाँ, व्हाट वी है। और अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, व्हाट वी मे है, व्हाट वी मे है, व्हाट गुड वी मे है। और वीकनेस का मतलब क्या था, व्हाट बैड वी है। और थ्रेट क्या मतलब है, व्हाट बैड वी मे हैव या व्हाट बैड मे इफेक्ट अस। ठीक है, आपने इस तरीके से केस स्टडी को लेके चलना है एक। लेकिन जो ऑफिशियल सोच इसकी बताई जाती है ना स्वॉट एनालिसिस की, वो ये है इंटरनल गुड है स्ट्रेंथ, इंटरनल बैड है वीकनेस, एक्सटर्नल गुड है अपॉर्चुनिटी, और एक्सटर्नल नेगेटिव है थ्रेट। लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है ये ज्यादा फेमस है, ये जो मैंने अभी आपको बताई। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सही से क्लासिफाई नहीं होते, आप उसको एनालाइज नहीं कर पाते। इसलिए मैंने आपको अल्टरनेट अप्रोच भी बताई, याद है आपको क्वेश्चन के दरमियान में बताई थी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके इंटरनल गुड इंटरनल बैड इस क्लासिफिकेशन से हो जाएंगे, लेकिन कुछ जगहों पे आपको क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पे आपने क्या सोचना है, व्हाट गुड। ये ज्यादा मेरे ख्याल में केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के लिए ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बेहतर अप्रोच है कि व्हाट वी हैव और व्हाट वी मे हैव, और व्हाट करंटली इफेक्ट्स अस और व्हाट मे इफेक्ट अस। इस अप्रोच के साथ चले। मेरा जाती ये किताबों में नहीं लिखी हुई, लेकिन मेरा ख्याल केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के लिए ये ज्यादा बेहतर है। ये हमारा अभी तक का एग्जिस्टिंग नॉलेज है। अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, देखिए बाकी की थ्योरीज तो हमने सीख ली है। पेस्टल के बारे में भी शायद क्लास में कहीं डिस्कशन हुई थी कभी पेस्टल के बारे में। हम इस 3 चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर 3 है मॉडल 1 है, और आखिरी हमारे पूरे सिलेबस में आखिरी चैप्टर आखिरी केस स्टडी है। इसके अलावा हमारा पूरा चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। एक यील्ड कर्व था, उसका आपको लेक्चर एक्स्ट्रा दे दिया गया, ठीक है। इसके अलावा बस ये है कि कुछ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो मेरे जहन में है, वो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास में वो प्रैक्टिस करवाने हैं। वो जिनमें बाज़ औक़ात वो 2 प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, रिप्लेसमेंट हो जाती है ना, वो एक उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ भी हमारे सिलेबस में सारे चैप्टर्स और सारे टॉपिक्स हमारे के लिए ऐसा ही है। एक दफ़ा आपने वीकेंड पे जब बैठ के ना, अच्छा मौका है, आपने इसको चेकलिस्ट बना के चेक कर लेना है कि क्या सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक है मैनेजेरियल का, और उसमें पेस्टल एनालिसिस डन। हमारे बुक में स्ट्रक्चर समझने पहले, पेस्टल एनालिसिस 3 चैप्टर्स में है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। पेस्टल एनालिसिस में बेसिकली हम देखेंगे कि कोई इकोनॉमी ओवरऑल कंट्री इस काबिल है कि नहीं कि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। जो एक्सपर्ट है ना हमें, वो ये कहते हैं अगर आपने किसी भी कंट्री की को देखना है कि क्या ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के काबिल है कि नहीं, तो आपने उसमें 6 फैक्टर्स देखने हैं। कितने फैक्टर्स? 6 फैक्टर्स। कौन कौन से देखने हैं? P फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर। एक पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब क्या है, गैस करें कि किस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है। मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान में, अब ये मैं केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार कर रहा हूँ, पाकिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है जब, या जब, क्योंकि मेजर पार्टीज तो वो 2-3 ही है ना, इन्हीं के दरमियान में आपको होता है गवर्नमेंट सफल होती है,
तो अगर पाकिस्तान में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो या नून लीग की गवर्नमेंट हो, क्या उनकी प्रायोरिटी एक जैसी होती है? नहीं, ठीक है। कुछ ऐसी होगी प्रो एग्रीकल्चरल होगी गवर्नमेंट, जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। कुछ ऐसी होगी प्रो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को प्रमोट करती है, ठीक है। कुछ ऐसी होंगी जो सोशलिज्म को प्रमोट कर, जैसे ये जो पीपल्स पार्टी है, इनके बारे में ये कंसेप्ट है कि ये प्रो एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट है। इनके दौर में जो एग्रीकल्चरल जो इनोवेशंस हैं, वेरिएशंस है, ये या प्रोजेक्ट इनिशिएटिव है, वो ज़्यादा लिए जाते हैं। और नून लीग की जो गवर्नमेंट है ये प्रो इंडस्ट्रियल है, इसमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म ज़्यादा लिए जाते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पे डिपेंड करता है कि इनका जो फोकस किस तरफ है, क्या ये सोशलिज्म की तरफ फोकस है या कैपिटलिज्म की तरफ। सोशलिज्म क्या है कि गवर्नमेंट का मकसद ये है कि सारे इंसान बराबर हैं, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, ये सोशलिज्म है। कि हम कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी को कहते हैं? जिसमें गवर्नमेंट एक फ्री, गवर्नमेंट कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है लोगों को सारी सहूलियात फराहम करना। यानी सोशलिज्म में क्या है? सोशलिज्म में ये है, गवर्नमेंट ये कहती है कि मुल्क के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सबको जो जरूरी रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड किए जाए। सोशलिज्म का कंसेप्ट है सारे इंसान एक बराबर हैं, मेहनत सारे करें, भाई जो मेहनत करे उसके बाद गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी सारी फैसिलिटीज। कैपिटलिज्म का कंसेप्ट क्या? कैपिटलिज्म का कंसेप्ट क्या है कि भाई जो ज्यादा मेहनत करेगा या जो ज्यादा रिस्क लेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, वो अमीर बनता जाएगा। और जो फॉर एग्जांपल करेक्ट डायरेक्शन में मेहनत नहीं करता या रिस्क नहीं लेता, एम्प्लॉय है, गरीब हो सकता है। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज को ओन नहीं करती कि जितने भी सारे के सारे कंट्री के अंदर रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट खुद रन करे, प्राइवेट सेक्टर को साइड पे कर दे, खुद रन करे और फिर खुद उससे जो प्रॉफिट मिले या जो प्रोडक्शन हो वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे। सोशलिज्म में ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी लेती है। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करे कि उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और इसमें हाँ हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। सेफ्टी एंड रेगुलेशन, गवर्नेंस वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन मार्केट में कौन सी चीजें प्रोड्यूस करनी है, किसको प्रोवाइड की जाएगी, प्राइस क्या होगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। तो ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम आपका सोशलिज्म बेस्ड है या कि कैपिटलिस्ट बेस्ड है, इससे भी फर्क पड़ता है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में हम ये देखते हैं कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की है और इसका जो फोकस है वो किन सेक्टर्स के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट का फोकस, फर्ज कीजिए अगर प्रो एग्रीकल्चर गवर्नमेंट है, हम कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, क्या हमें लगाना चाहिए इंडस्ट्री? नहीं लगाना चाहिए। अच्छा आप मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल रशिया में अगर कम्युनिज्म सिस्टम है, ठीक है, सोशलिज्म है, तो क्या हमें ऐसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐसी कंट्री में करनी चाहिए? सूटेबल है? सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की रेगुलेशन, गवर्नमेंट के कंट्रोल ज्यादा होगी। फिर प्रोबेबली अमेरिकन इकोनॉमी हमारे हमें सूट करेगी। अमेरिकन इकोनॉमी कैपिटलिस्ट बेस्ड है। तो हमें क्या किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करना चाहिए? ये वो सिखाएगा आपको। इकोनॉमिक फैक्टर क्या सिखाएगा पॉलिटिकल के बाद? कि जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखें। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या चीजें शामिल हो सकती? जीडीपी क्या है, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, इकोनॉमी रिसेशन में है या बूम पे है, ठीक है। ये चीजें हम इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें इकोनॉमिक फैक्टर्स में स्टडी करेंगे। भाई ये क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसलिए कि अगर किसी कंट्री में लोगों की पर कैपिटा इनकम कम है, क्या वहां पे लग्जरी गुड सेल हो सकेंगी? नहीं हो सकेंगी। क्यों नहीं सेल हो सकेंगी? क्योंकि वो पैसा नहीं है, या इकोनॉमी अगर रिसेशन से गुजर रही है। तो उस सेशन में मुझे बताइए, हमें क्या ऐसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो लग्जरी गुड्स प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चर करती है, या रिसेशन में ऐसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। और अगर इकोनॉमी बूम पे हो, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा है, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा है, उसमें फिर लग्जरी गुड्स भी लोग बाय कर सकते हैं।
तो क्या किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे रिसेशन है या बूम है ये एनालाइज करना चाहिए, टैक्स सिस्टम को एनालाइज करना चाहिए, टैक्स सिस्टम क्या है, इंटरेस्ट रेट, लोन हमें किस रेट पे अवेलेबल, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस जो है वो लोन लेके लोन की बेस पे भी चलते हैं, तो इंटरेस्ट रेट भी एक रेलिवेंट फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने में। ठीक है, लोग पर कैपिटा इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट्स, स्टॉक एक्सचेंज ग्रो कर रहा है या नहीं, क्या ये फैक्टर्स रेलिवेंट है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करने से पहले? बिल्कुल ही है। इन सारे फैक्टर्स को हम किन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? इकोनॉमिक। और फिर सोशल फैक्टर्स, क्या जो उस कंट्री में लोग रहने वाले हैं वो सोसाइटी, कल्चर क्या है, कल्चरल डिफरेंस क्या है एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, क्या कल्चरल डिफरेंसेस को हमें एनालाइज करना चाहिए? सोशल फैक्टर्स को बिल्कुल एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो पेप्सी या कोक अगर अमेरिका में एडवर्टीजमेंट करें ना, तो वहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो एडवर्टीजमेंट करते हैं छोटी छोटी बोतल की करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उम्मीद तौर पे ट्रेंड है कि लोग अलग रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम का ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस यहाँ पे अगर वो जो एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आप उनकी एडवर्टीजमेंट में देखिएगा वो फैमिली गैदरिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और वो जो एडवर्टीजमेंट होगी वो भी 1.5 लीटर की बोतल, 2.25 लीटर की बोतल, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो ये सोशल, क्या कल्चरल डिफरेंसेस को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अंडरस्टैंड करना चाहिए? बिल्कुल। तो आपको एग्जांपल दी थी, मैकडोनल्ड जो है उसका बर्गर जो है बीफ बर्गर पूरी दुनिया में फेमस, इंडिया में फ्लॉप हो गया। क्यों हो गया? इंडिया तो ना खुद खाने देते, ना खाते हैं ना खाने देते हैं बीफ। ठीक है, उनका जो भी रिलीजियस रीजन है जो भी है। इसी तरह अगर आप देखें जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो जब इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में अपने आउटलेट्स लॉन्च करती है तो उसमें जो मसाला जात होते हैं उनकी क्वांटिटी होती है ज़्यादा, लेकिन जब वो चाइना जापान में जाएंगे तो चाइना जापान में लोग जो है इतना मसाला पसंद नहीं करते। वहाँ पे जो उन्हें फिर लोकल ट्रेडिशन के लिहाज से अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ता है। मैकडोनल्ड ने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं जो कि रीजनल स्पेसिफिक है। कुछ तो ऐसे ना पूरी दुनिया में आपको मिलेंगी प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी हैं जो कि रीजनल। तो सोसाइटी के फैक्टर्स क्या हैं ये अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, वरना आपकी हो सकता है एक सोसाइटी या एक कंट्री में जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री में लोग उसको एक्सेप्ट ना करें। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या बिजनेस टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करते हैं? हमें देखना चाहिए कि किस कंट्री में क्या टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, अब मुझे ये बताइए, इनड्राइव है, उबर है, ठीक है, ये करीम, ये कंपनी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। क्या हो अगर किसी कंट्री में इंटरनेट जो है वो 2G पे चल रहा हो, अभी 3G पे भी नहीं पहुंचा, क्या इस तरह की इंडस्ट्रीज, इस तरह की कंपनीज ऑपरेट कर सकती हैं? वो नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि ये चलने के लिए, उसकी ऐप चलने के लिए हाई इंटरनेट का होना जरूरी है। ऑनलाइन एजुकेशन चल सकती है ऐसी कंट्रीज में, ऐसी जगह पे जहाँ पे, तो कुछ बिजनेस हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, वहाँ पे ज़रूरी है कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, बल्कि वो उस टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर भी हो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में कंफर्टेबल हो। अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जो कि टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा है, जो कि आज के दौर में लगभग हर बिजनेस जो है ना वो किसी ना किसी दर्जे में टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो जरूरी है वो टेक्नोलॉजी उस जगह पे अवेलेबल हो, वरना हमारा बिजनेस नहीं चल सकेगा। ठीक है जी, वो शायद जब मैं आप, बल्कि आपकी इस बीच से भी कम एज थी मेरी, तो अखबार में खबर पढ़ा, छोटी सी खबर थी लेकिन वो मेरे ज़हन में बैठ गई। अमेरिका से कोई पर्सन जो था वो स्पेस साइंसेस में PhD करके आया पाकिस्तान में कि मैं खिदमत करूंगा, पता चला इधर वो टेक्नोलॉजी, वो डिपार्टमेंट ही नहीं है जिसकी वो पढ़ाई कर रहा है। तो मुझे बताइए, अगर किसी कंपनी की प्रोडक्ट ऐसी है उसके लिए 4G 5G इंटरनेट चाहिए और उस कंट्री में 4G 5G इंटरनेट ही नहीं है, क्या वो प्रोडक्ट चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। टेक्नोलॉजी से एग्री करते हैं? आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब क्या है? ये तो अभी हमने पिछले लेक्चर में, लास्ट जो हमने लेटेस्ट चैप्टर स्टडी किया है वो इसी चीज से रिलेट करता है। हर बिजनेस के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स होते हैं, इससे एग्री करते हैं? हर बिजनेस की कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं
जिन पे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है। हमने ये देखना है कि क्या हमारे बिजनेस की कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। जैसे केस स्टडी के अंदर वो आपको कह देगा कि कंपनी जो है वो जो एनर्जी जनरेट कर रही है वो कोयले से कर रही है, ऑयल से, फर्नेस ऑयल से। क्या ये इन्वायरमेंटल पे नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका? हमें कंसिडर करना चाहिए कि नहीं? इन्वेस्ट करने वाले को, इसने दो चीजें देखनी है। नंबर वन, हमारे बिजनेस की कौन सी एक्टिविटी है जो इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। नंबर टू, जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहां के लोग इन्वायरमेंट को कितनी वेटेज देते हैं। हर कंट्री के लोग इन्वायरमेंट को वेटेज नहीं देते। पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, कोई मसला नहीं, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट नेगेटिव भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े हल निकल लेंगे। ठीक है, वो कल हमने शायद वो जो क्वेश्चन किया था उसमें उसने बताया था कि 2025 में दुनिया का 8वां जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है वो लाहौर है। और तो प्रॉब्लम तो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज के लोग ऐसे होते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को पसंद करते हैं, और ऐसी कंपनीज जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ना हो बाज़ औक़ात उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी कर देते हैं। तो हमने ये देखना है, एक तो ये दो चीजें देख के फैसला करना है। नंबर वन, हमारी एक्टिविटीज का एनवायरमेंटल इफेक्ट कितना है, और दूसरा, जिस जगह पे जाके हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां के लोग कितने एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं, कितना फेवर करते हैं। वरना अगर आपको पता है वो बाइकआउट भी कर सकता है। जैसे कि प्लास्टिक बैग जो है वो कंपेन चलती रहती है, प्लास्टिक बैग जो है वो उनका ख़त्म कर दीजिए, बैन करें उसको, या इस तरह की दूसरी कंपेन्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए हमें किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने, बिल्कुल। और लास्ट क्या, लीगल इन्वायरमेंट। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो पूरे बिजनेस चलते हुए, कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन की, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट किए किसके साथ उनमें डिस्प्यूट हो सकता है, लेबर लॉज हो सकते हैं जो बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी लॉ है, हर कंट्री में कंपनी लॉज होते हैं। अच्छा, कंसेप्ट ये नहीं है, पहला कंसेप्ट ये है कि भैया वो जो लॉज हैं उस कंट्री के अंदर कौन कौन से हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। कंज्यूमर लॉज अफेक्ट कर सकते हैं, टैक्स लॉज अफेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कंपनी लॉज अफेक्ट कर सकते हैं। ये सारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड लॉज हैं, ये सारे इफेक्ट कर। एक तो ये कि लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं उस कंट्री में, कौन कौन से, और दूसरा कितना स्ट्रांगली उनको कंप्लाई किया जाता है। मुल्क में लीगल सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं। अगर लीगल सिस्टम स्ट्रांग ना हो वहां पे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो कहता है अगर कभी डिस्प्यूट राइज हो गया ना तो फिर इसका मतलब है फैसला साल बाद होगा, हम तो फंस जाएंगे। तो लीगल सिस्टम का भी एनालिसिस करना जरूरी होता है। करेक्ट, एग्री करते हैं कंसेप्चुअली, सारे 6 फैक्टर से एग्री करते हैं कि एक बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करने से पहले 6 फैक्टर कंसीडर। बताइए कौन कौन से? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल फैक्टर। शाबाश। चलिए अब अगर देखिए आपका, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर कैसे है आपके 3 चैप्टर्स। पहले चैप्टर में देखें, पेस्टल एनालिसिस का पहला चैप्टर, इसमें हमने क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फिर दूसरा एलिमेंट इकोनॉमिक, फिर तीसरा एलिमेंट सोशल। इसके बाद ये लेक्चर खत्म, ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर 2 में गैस करें क्या पढ़ेंगे हम? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर एक ही बात है, और लीगल फैक्टर। यानी 1 बाय 1 हमने इन्हीं फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करना है पेस्टल, और उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। लेकिन याद रखें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है ना, इसमें 2 चीजें याद रखनी है आपने, तैयारी में आपको हेल्प करेंगी। ये पास पेपर भी मेरी इस बात को कंफर्म करेंगे। पहली चीज, इस चैप्टर में थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं। ये थ्योरेटिकल के रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए है ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2। यानी इसमें ऐसे कंसेप्ट हैं जो शायद एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है, या शायद 2-3 नंबर के क्वेश्चन के साथ पूछ सकता है। डिस्कस हमने करने हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा मटेरियल कौन सा है? रिप्रोडक्शन का, दोनों में। दूसरी चीज, इसमें से तकरीबन सारे कंसेप्ट ऐसे हैं
जो आप इससे पहले पीआरसी में पढ़ चुके होंगे। पीआरसी में वो होता था सब्जेक्ट, अब तो नहीं है, I2B होता था, उसमें कोई इस तरह के कंसेप्ट होते, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ डिस्कस होते थे, बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन। रिसेशन की कभी बात हुई? इकोनॉमिक साइकिल पढ़ा हुआ कंसेप्ट आपने? इकोनॉमिक्स में पढ़ा है? अच्छा, इकोनॉमिक्स में पढ़े, ओके ओके। ये आपके दोनों चैप्टर्स के अंदर लगभग मेरा ख्याल है मोर देन 80% कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। पढ़ाने हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने हैं, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं मटेरियल ऐसा है। और शायद यही वजह है कि ICAP इसमें से रिप्रोडक्शन की का क्वेश्चन सेट नहीं करता, समझाता है, ठीक है। कुछ शायद कोई 3-4 नंबर का कभी क्वेश्चन पूछ भी ले, उसने 1-2 दफा पूछा भी है क्वेश्चन कि जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, या बिजनेस कैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें केस स्टडी बेस्ड मटेरियल नहीं है। चैप्टर 1 और 2 को आपने तैयार करना है तो कैसे तैयार करना है, जैसे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को तैयार करने का। और रिप्रोडक्शन क्वेश्चन को तैयार करने का असूल क्या है, आपने सिर्फ हेडिंग को याद करना है, बस रीडिंग करनी है, हेडिंग को याद करना है, बस। समझ आ गया, अच्छी बात है, नहीं समझ आया प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो केस स्टडी वाला मटेरियल होता है उसका समझ आना जरूर, उसको याद नहीं करना, समझ आना। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कैसे तैयार होता है, क्योंकि चैप्टर आपने उसका हेडिंग को याद करना है। और केस स्टडी वाला चैप्टर कैसे तैयार होता है, केस स्टडी वाला टॉपिक कंसेप्ट से, शाबाश। तो हम साथ साथ चैप्टर 1 और 2 पढ़ेंगे, लेकिन अपनी केस स्टडी की प्रैक्टिस साथ साथ जारी रखेंगे, ठीक है जी। और ज्यादा फोकस है। और जो चैप्टर 3 है ना, ये सारा केस स्टडी है। चैप्टर 3 में हमने क्या किया है, चैप्टर 3 अगर आप देखें, आप ICAP का देखें ना अगर आप चैप्टर 3, तो उसमें उसने केस स्टडीज दी हुई है। हमने क्या किया चैप्टर 3 को, कैसे केस स्टडी के साथ सिंक्रोनाइज किया। हमने पेस्टल एनालिसिस में जितने फैक्टर उसने पूछे हैं या पूछ सकता है अपनी जजमेंट की बेस पे, उन सबको इकट्ठा किया और उन सबको एक जगह पे एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम में 95% चांस है पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी आएगी। एग्जाम में 95% चांस है पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी आएगी, और वो केस स्टडी आपके चैप्टर 3 के कंसेप्ट से सॉल्व होगी। चैप्टर 3 है हमारा केस स्टडीज ऑफ पेस्टल एनालिसिस, चैप्टर 1 और 2 है थ्योरी ऑफ पेस्टल एनालिसिस। थ्योरी ऑफ पेस्टल एनालिसिस में जो कंसेप्ट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। केस स्टडी जो है वो कैसे अटेम्प्ट करनी है, ये अब हम थोड़ा सा डिस्कशन लगे हैं, ठीक है। चलें आगे, ओके ओके। अच्छा, अब ये आखिरी 1-2 क्वेश्चन है, इसमें ना आपने मेरे साथ कोऑपरेशन करनी है जरा, कि थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो आप ताउन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास तो नहीं है ना आपकी इसके फौरन बाद? हाँ हाँ वो भी ठीक है भाई, ओके 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 ओके, हाँ जी, अगर अभी है उसमें भी वैसे भी थोड़ा सा टाइम। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले। तो अभी हमारे 3 चैप्टर, पूरे सिलेबस में 3 चैप्टर्स रह गए, ऐसा ही है? आपको लग रहा हो 3 चैप्टर, ओह 3 चैप्टर में 2 चैप्टर थ्योरी के हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर केस स्टडी का है। केस स्टडी के लिए जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। स्टिल कवर करना है एक एक चीज को। आइए जरा देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि पेस्टल एनालिसिस का पहला चैप्टर, बताइए पेस्टल एनालिसिस। सब स्टेप नंबर 1 क्या है, पी क्या, पॉलिटिकल फैक्टर्स। अच्छा ये मुझे बताइए, पेस्टल एनालिसिस का एनालिसिस कर रहे हैं, पी से क्या बनता है, पॉलिटिकल फैक्टर का एनालिसिस, इकोनॉमिक का, सोशल का, इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल, ये बता दिया आपको। 2-2 3-3 एग्जांपल भी दी फैक्टर्स की, ताकि केस स्टडी के कुछ आप वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए। आज हम इसका पी पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स कहता है कि डेफिनेशन जो है वो अब मौजूद है, 2 डेफिनेशन, एक व्लादिमीर लेनिन की है, पॉलिटिक्स इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स, बहुत से लोगों की इकोनॉमिक्स को कंसंट्रेट करके उसके बारे में फैसला करना, ये पॉलिटिक्स है। यानी पॉलिटिक्स में कलेक्टिव लोग जो है उनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट का एनालिसिस करना है। यानी पॉलिटिक्स को उसने इकोनॉमिक्स से रिलेट किया है। पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के बारे में फैसला करना, इकोनॉमी के। लेकिन जो नेक्स्ट है सर बर्नार्ड रोलैंड क्रिक, इसका क्या कहना है, पॉलिटिक्स है फॉर्म ऑफ रूल इन विच पीपल एक्ट टुगेदर थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर।
एम इज टू रिजॉल्व डिफरेंस, कंफ्लिक्ट, डाइवर्स इंटरेस्ट एंड मेक पब्लिक पॉलिसीज फॉर कॉमन। यानी इसका मतलब क्या रहा है, कह रहा है पॉलिटिक्स है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्रोसीजर के जरिए से अपने मसले मसाइल का हल ढूंढते हैं। बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्रोसीजर, सेट प्रोसीजर, इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर के जरिए से मसले मसाइल का हल। अच्छा, ये मसले मसाइल क्या जाती होते हैं? नहीं, कॉमन इश्यूज का हल ढूंढते हैं। ये है पॉलिटिक्स। तो अगर आप देखें तो दोनों में से लेनिन की डेफिनेशन आपको ज्यादा बेहतर लग रही है कि सर बर्नार्ड क्रिक की, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लग रही है। ओके, क्या पॉलिटिकल पॉलिसीज का बिजनेस पे इफेक्ट होता है? यस। अच्छा, अहम चीज ये रखिएगा, पॉलिटिक्स बिजनेस को इफेक्ट करती है, बिजनेस पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है। अब कहीं सर एक्सप्लेन करें, पॉलिटिक्स कैसे बिजनेस को इफेक्ट करती है? भाई नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, प्रो इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट आ गई, इसका मतलब क्या है? कौन सी इंडस्ट्री प्रमोट, कौन सा सेक्टर प्रमोट होगा? इंडस्ट्रियल। इफेक्ट हुआ। अब सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी इनके लिए, टैक्स रिडक्शन होगी इंडस्ट्रीज के लिए, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते होंगे। तो क्या पॉलिटिक्स इफेक्ट करते? अगर कोई सोशलिज्म या कम्युनिज्म टाइप गवर्नमेंट आ गई, वो क्या करेगी? वो टैक्सेस को बढ़ा देगी ताकि अमीर लोगों से पैसे लिए जाएं और गरीब लोगों पे खर्च करें। कम्युनिज्म का एक ही, अगर आप कहें ना सर एक लफ्ज के अंदर कम्युनिज्म को या सोशलिज्म को डिफाइन कर दे, तो वो एक लफ्ज होगा कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। कहता भाई पूरा दिन आप जो कुछ कमाते हो ना, एक जगह पे बड़ी डेफिनेशन में पढ़ी, उसमें मजाक के तौर पे, लतीफे के तौर पे डेफिनेशन थी, कह रहा कम्युनिज्म या सोशलिज्म ये है, हर बंदा सारा दिन जो कमाता है आके गवर्नमेंट को जमा करा दे और बदले में नान रोटी ले दे, बस हर एक के लिए जो जो जरूरी है। यानी प्राइवेट रिसोर्सेज की ओनरशिप, प्राइवेट कंट्रोल देना प्रॉपर्टी का, ये सोशलिज्म कम्युनिज्म नहीं मानता। और अगर कैपिटलिस्ट इकॉनमी हो, वो जाहिर है बिजनेस को प्रमोट करे। तो क्या पॉलिटिक्स बिजनेस को इफेक्ट करती है? ये समझ आता है। क्या बिजनेस पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो देखिए वो किसी कंट्री में जब ऑपरेट कर रही होती है, क्या करती है? उसमें जॉब क्रिएट कर रही होती है, टैक्स प्रोवाइड कर रही होती है। अगर वो बड़ी कंपनी है तो अगर कोई उसने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं कि सर टैक्स रेट कम करें, तो कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है? वो थ्रेट कर सकती है, क्या सर अगर आपने हमें हमारा टैक्स रेट कम नहीं किया, हम इस कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे। प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। बाज़ औक़ात वो दूसरे लोगों को साथ मिला के हड़ताल भी कर देते हैं। आपने देखा होगा कभी वो जीटी रोड के ऊपर वो आगे फैक्ट्री के जो मुलाजमीन है एहतजाज कर रहे होते हैं, अब बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, फैक्ट्री कैसे चले? वो असल में जो फैक्ट्री के मालिकान होते हैं उन्होंने अरेंज किया होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस इंडस्ट्री की जितनी कंपनीज होती है वो मिल के आपस में एक एसोसिएशन बना के अपना केस लड़ती हैं गवर्नमेंट के साथ। समटाइम कंपनीज क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी से समझे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करने के लिए अखबार में एडवर्टीजमेंट देती है। एडवर्टीजमेंट इस चीज की नहीं कि हमारी प्रोडक्ट बिके, एडवर्टीजमेंट इस चीज की लोगों का ओपिनियन जो है हमारी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा हो। जैसे समटाइम अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया तो वो शुगर इंडस्ट्री जो है वो सारे इकट्ठे हो गए, ओके भाई हम देखें हमने पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत है, हम 5 अरब डॉलर जो है वो सालाना फॉर एग्जांपल इसी एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे हमें अपने मुलाजमीन को निकालना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ये असल में मकसद क्या? मकसद गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचाना नहीं होता, वो तो वैसे लेटर लिखे भी पहुंचा सकते हैं। मकसद होता है अवाम की राय अपने साथ मिलाना। इस तरह की एडवर्टीजमेंट का मकसद क्या है? अवाम की तरफ से प्रेशर बिल्ड होगा तो गवर्नमेंट फिर अपनी पॉलिसी चेंज करेगी। तो याद रखें पॉलिटिक्स और बिजनेस ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल पॉलिसी बिजनेस को अफेक्ट करेंगे और बिजनेसेस पॉलिटिकल पार्टीज को इफेक्ट करते हैं। ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब जरा आगे चलते हैं। ये उसने डिफरेंट पार्टीज बताई हुई हैं। आपने काम करना है, परेशान नहीं होना इससे। इसको बोलते हैं कम्युनिज्म को। देखिए ये लेफ्ट साइड पे कौन सी है? कम्युनिज्म। राइट साइड पे कौन सी है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। आपने सिर्फ एक मोस्ट लेफ्ट पढ़ लेनी है
और मोस्ट राइट पढ़ लेनी है, एक दूसरे का टोटली अपोजिट हो गए। यूं समझिए ये एक आपका कोई कंसेप्ट है दो चीजों को डिफरेंशिएट करने का। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क पड़ा होगा ना, समझिए ये उस तरह का कंसेप्ट है जिसमें लेफ्ट साइड पे उसने पॉइंट दिए हुए हैं और राइट साइड पे उसने बताया हुआ है डिफरेंस। इसका डिफरेंस क्या है, ये छोड़ दें, इसको पढ़ना भी नहीं है आपने, फिलहाल सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, मोस्ट लेफ्ट, लेफ्ट विंग यानी कम्युनिज्म, और राइट विंग। राइट विंग में ये पढ़ ले या ये पढ़ ले, मैंने पढ़ के देखा दोनों को, मुझे इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है। ठीक है, ये यानी ये भी कैपिटलिज्म है, ये भी कैपिटलिज्म है। ये समझे कैपिटलिज्म है डेमोक्रेटिक, ये है डिक्टेटोरियल मार दाड़ वाला। जब ओपन सबको हो, भैया जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में स्टूडेंट से कहता हूं भाई आपकी मर्जी है क्लास में जो मर्जी एक्टिविटी करें। एक तरीका कह रहा है मैं क्लास में कहूं खबरदार किसी ने आवाज निकाली, किसी ने एक दूसरे से बात भी की, खबरदार बस जो मैं कह रहा हूं वही करना है, ये क्या होगा, ये होगा डिक्टेटोरियल। एक कंसेप्ट क्या है, मैं आपको भाई आप अपनी मर्जी से गपशप कर सकते हैं, कोई कंसेप्ट डिस्कस करना कर सकते हैं। अच्छा आप दो में फर्क देखिएगा, एक कंसेप्ट क्या है भाई आप अपनी मर्जी से डिस्कशन करना चाहे एक दूसरे के साथ कर सकते हैं किसी कंसेप्ट के ऊपर। दूसरा क्या, मैं ये कहूं भैया जो मेरे से क्लोज मेरे फेवरेट स्टूडेंट है ना सिर्फ वही डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी ने जो टाइम ही जाया करना वो नहीं कर सकते। अब इसमें भी मैंने लिबर्टी दी, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को लिबर्टी दी, लेकिन किन इन्वेस्टर्स को, अपनी पसंद के होते हैं। इसको बोलता है डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म। कैसा कैपिटलिज्म, जिसमें लिबर्टी जरूर है लेकिन जो डिक्टेटर है उसके पसंद के लोगों को। तो असल में जब आपने कंसेप्ट समझना है ये, तो कम्युनिज्म को डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म के साथ कंपेयर, जैसे क्या कहता है अल्टरनेट नेम, इसके अल्टरनेट एक्सट्रीम लेफ्ट। लेफ्ट क्यों बोलते हैं भला, लेफ्ट साइड पे, उसको राइट विंग क्यों बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लेफ्ट का मतलब होता है वो जो कि सोशलिज्म कम्युनिज्म के करीब हो, राइट का मतलब जो कैपिटलिज्म के करीब हो। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी रिसोर्सेज सारे के सारे किसकी ओनरशिप है, स्टेट की। और डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में लीस्ट स्टेट यानी ज्यादा ओनरशिप किसकी होगी। तो ये आपने इसको स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इस तरह रीड करना है, कर लेंगे रीड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आज आपको अब ये जो है हमारा, इससे ज्यादा मैं नहीं आपको भी आज के लिए ये रीडिंग दे रहा, इसको आपने रीड कर लेना है। लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाला है, केस स्टडी वाले के लिए क्या करना है, चैप्टर 3 पे आए। चैप्टर 3 याद रखिए क्या है ये मैं आपको बता दूं। चैप्टर 3 में फैक्टर्स है। अब आप थोड़ा हैरान होंगे सर ये पेस्टल के फैक्टर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल लॉजिकल लीगल, ये तो हमने चैप्टर 1 और 2 में भी पढ़े हैं, चैप्टर 3 में दोबारा कैसे आगे, पूछे हैरान होके पूछे क्या 1 और 2, हाँ 1 और 2 में है थ्योरेटिकल डिस्कशन, 3 में है केस स्टडी। अगर आपके पास 10 मिनट हो ना, फर्ज करें आज के बाद आपने कभी इन 3 चैप्टर को नहीं देखा, अगले दिन एग्जाम में सिर्फ 10 मिनट हैं, आपने किस चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर 3 को। ठीक है, ये ICAP की जो बुक है उसमें भी ये डिस्कशन आपको नहीं मिलेगी, उसमें क्वेश्चंस हैं। तो ये क्या किया है हमने, जिस तरीके से वो केस स्टडी में फैक्टर पूछता है, जिस तरीके से आपने फैक्टर को एक्सप्लेन करना होता है उस तरीके से। तो आज आपकी असल रीडिंग ये नहीं है क्या कि आपने वो पॉलिटिकल जो लेफ्ट विंग और राइट विंग का कंपैरिजन पढ़ना है, ना ना ना, असल वो भी करना है, असल रीडिंग ये नहीं है। असल रीडिंग क्या है आज की आपकी, पढ़ना है। इसको जरा पढ़ के देखिए, मुझे तसल्ली हो जाए कि ये आपको मुश्किल तो नहीं लगता पढ़ने। ये पहले उसने अप्रोच बताई है कि पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। ये कल हम जब केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो मैं आपको खुद ही सिखा दूंगा, ये पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी इसको ना पढ़ें, कल पढ़ लीजिएगा। आज क्या करना है, लर्निंग, बल्कि इसको भी पढ़ लें 12 आज आपका टारगेट एक है क्या, चैप्टर 3 की रीडिंग करनी है। क्या टारगेट है, 1 और 2 कंप्लीट। और ये याद नहीं करना, पढ़ना है। 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा, 1 घंटे से भी, रीडिंग टाइम देखें, चैप्टर ना देखें, क्या देखें, रीडिंग टाइम। कितना, याद भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ने में 1 घंटे से कम टाइम लगेगा। इसमें आपको बताएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
कि अगर ये सारे फैक्टर्स हैं जो केस स्टडी के फैक्टर हैं, मैं आपको बताऊं, आप चैप्टर 1, 2, 3 में और कुछ भी ना करें, सिर्फ इस चैप्टर 3 की रीडिंग कर लें, इंशाल्लाह केस स्टडी आपकी सॉल्व होगी। जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं कि चैप्टर 1, 2 में कुछ भी ना करें, हालांकि करना है, लेकिन कुछ भी ना करें, चैप्टर 3 पढ़ लें, केस स्टडी आपकी ना सॉल्व हो तो मुझे कहिएगा, लेकिन इसकी रीडिंग पूरी कर। और ये रीडिंग भी आप करते जाएंगे ना, तो ऐसी नहीं है कोई टेक्निकल कंसेप्ट चाहिए, नहीं नहीं नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है कि मुल्क के अंदर गवर्नमेंट को चलने दिया जा रहा है कि नहीं, बताइए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अगर है तो इसका मतलब क्या है, गुड थिंग, और नहीं है तो बैड थिंग। आपने क्या करना है, इसको सिर्फ रीड करना है। आपको अगर मैं कल पूछूं कि भैया ये जो सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं, ये पेस्टल एनालिसिस में किधर आती हैं, तो आप बता दें। ये स्किल चाहिए सिर्फ आपसे। मैं आपसे कल पूछूं कि भैया जरा मेरे को बताओ, ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो एक्सचेंज रेट है, ये किधर आएंगे, बस इतना, और नहीं। बाकी आपने रीडिंग कंसेप्ट को समझने के लिए रीडिंग करनी है। क्लासिफिकेशन मैंने क्योंकि तैयार कराना आपको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है चैप्टर 3 की। अच्छा, आप देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तैयार किस चीज के लिए करना है। नंबर 1, मैं आपसे पूछूंगा, एक फैक्टर दूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताओ ये पेस्टल में से PESTEL किस कैटेगरी का फैक्टर है, बता देंगे। ये तो ESG में आपने वेदभाषा प्रैक्टिस की है, इसी स्किल की, स्किल है आपके पास, सिर्फ उसको अप्लाई इधर करना है। ESG में यही था ना, फैक्टर्स थे, आपने बताया था ई के इधर, इधर भी यही। केस स्टडी के अंदर इंफॉर्मेशन होगी। मैं आपसे पूछूंगा, कल मैं पूछूंगा आपसे क्विज, हम ऐसा बनाएंगे कि जिसमें आपसे कि बताइए पॉलिटिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, लीगल, ओके। और फिर इसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इंटरेस्ट रेट को एक्सप्लेन कर, इंटरेस्ट रेट बताइए कौन सा फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर। एक्सप्लेन करें इसका बिजनेस में क्या इफेक्ट है, आपने बोलना है सर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, बिजनेस के लिए नेगेटिव है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, बिजनेस के लिए पॉजिटिव है। बस ये कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नॉलेज तो नहीं चाहिए, पक्का। अगर आप आज ये पढ़ रहे हैं ना, कल आपको 3 केस स्टडी पेस्टल एनालिसिस की लेटेस्ट ना करवा दूं, अगर पढ़ रहा है, बाकी थ्योरी चलती रहेगी। थ्योरी का क्या है, केस 95% तक कवर हो तो आज हमारा एग्री हुआ। अगर आज आप वादा करते हैं चैप्टर 3 की केस, ये चैप्टर 3 की रीडिंग करके आएंगे, और रीडिंग में ये 2 स्किल आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, मैं कोई फैक्टर बताऊं, आप बता दें किस कैटेगरी से रिलेट करता है, और नंबर 2, उस फैक्टर को आप एक्सप्लेन कर दें कि इंक्रीज होगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डिक्रीज होगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बिजनेस को कैसे इफेक्ट करता है। अगर आप ये 2 स्किल अपने में डेवलप करके कल लाएं, तो मैं वादा करता हूं कल आपको पेस्टल एनालिसिस की एग्जाम की केस स्टडी करवा दूंगा। डन। फिर इसके बाद रीडिंग तो ज़ाहिर है जो रटे वाला है वो तो चैप्टर 1, 2 चलता ही रहेगा हमारा, ओके। आज फिर ऐसा है कि सिर्फ केस स्टडी के तक रखते हैं इसको। कल आपने चैप्टर 3 पढ़ के आएंगे, सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 भी पढ़ के आना है, सारा पढ़ के आना है, डन जी। और कल हमारी क्लास एज यूजुअल होगी, मतलब समझे कल संडे नहीं है, कल रूटीन का डे है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मंडे तक हमारा ये कंप्लीट, कल हमारा केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा रिप्रोडक्शन वाला हम तकरीबन आधा चैप्टर का कर लेंगे, चैप्टर 1, और परसों के लेक्चर में हम जो चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे, और फिर चैप्टर 2 जो है उसमें कुछ कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा आपने सारा पढ़ा हुआ है, लगभग मोर देन 80% पढ़ा हुआ है, तो इससे परेशान नहीं होना। अव्वल तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन सेट होगा, और वो भी चांस बहुत कम है, और अगर हुआ भी तो कंसेप्ट आपके पास ऑलरेडी हैं। जो नए कंसेप्ट है मैंने बातों बातों में आपको बता दिया, आपको पता नहीं चला, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना कि कैसे बिजनेस पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट को अफेक्ट करता है, बताया वो। अब आप कभी धमकी दे के, कभी अपने साथ एम्प्लॉयज वर्कर को मिला के, कभी एडवर्टीजमेंट के जरिए से, कभी एक एसोसिएशन बना के, ये कंसेप्ट आपके लिए नया था। क्लियर? आज की रीडिंग क्लियर, चैप्टर 3। और कल क्लास में हमने क्या करना वाला, केस स्टडी करनी है पेस्टल एनालिसिस की, डन जी। हाँ जी, कुछ इंतजाम कर लेंगे हल्का फुल्का। हाँ, क्लास की टाइमिंग तकरीबन आप 7:45 और 8 के दरमियान में रखिएगा,
ठीक है, हाँ जी जी बिल्कुल, कल इंशाल्लाह क्लास कंफर्म होगी। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।